नमस्कार दोस्तों। एडजी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 11 यानी सीबीएसई क्लास 11 के हिंदी विषय का अध्याय भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पढ़ेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट का, इसलिए आराम से सुनिए। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रखिए, लेकिन आप इसे केवल सुनकर भी रिविजन कर सकते हैं। पुणे की एक काल्पनिक छात्रा अनन्या ने बताया था कि उसे अध्याय याद तो रहता था, पर गानपन और रंजकता का अंतर समझ नहीं आता था। आज हम वही कंफ्यूजन दूर करेंगे। लेखक का अनुभव, लता की गायकी की विशेषताएं, रस, शास्त्रीय और चित्रपट संगीत का संबंध, अभ्यास प्रश्न और एग्जाम टिप्स सब करेंगे। और सुनते समय सिर्फ निष्क्रिय श्रोता मत बने रहना। जहां हम कोई प्रश्न पूछे, मन में उत्तर देना। अगर नोटबुक है तो एक पन्ने पर 3 हेडिंग्स बना लो। लता की विशेषताएं, चित्रपट संगीत का प्रभाव और कुमार गंधर्व की राय। यही 3 खांचे आगे पूरे अध्याय को व्यवस्थित कर देंगे। लेट्स स्लो दिस डाउन और पहले चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पकड़ते हैं। ये केवल लता मंगेशकर की प्रशंसा वाला पाठ नहीं है, इसमें संगीत को परखने का एक दृष्टिकोण दिया गया है। लेखक पूछता है कि किसी गाने का मूल्य केवल उसके शास्त्रीय नियमों से तय होगा या वह श्रोता को आनंद और भाव भी दे। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारा लर्निंग मैप साफ है। पहले लेखक का व्यक्तिगत अनुभव, फिर लता का अद्वितीय स्वर, उसके बाद चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाने में योगदान, फिर गानपन, निर्मलता और नादमय उच्चार, इसके बाद करुण और श्रृंगार रस, शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत का अंतर, और अंत में अभ्यास प्रश्न। 1 सेकंड पॉज करके सोचो, अध्याय का केंद्र व्यक्ति है या संगीत की समझ? सही दिशा यह है कि व्यक्ति के माध्यम से संगीत की समझ विकसित होती है। लता इस अध्याय का केंद्र है, लेकिन लेखक उनके गायन से लोकप्रियता, अभिरुचि, शास्त्रीयता, रंजकता और कलात्मक अभिव्यक्ति जैसे बड़े प्रश्नों तक पहुंचता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही व्यापकता उत्तर को मजबूत बनाती है। अब उस आरंभिक प्रसंग पर चलते हैं। लेखक बीमार था। उसने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक ऐसा स्वर सुना जो उसे सामान्य नहीं लगा। वह स्वर सीधे उसके कलेजे से जा भिड़ा। लेखक हैरान था। उसे पता नहीं था कि गायिका कौन है, फिर भी वह तन्मय। गाना समाप्त होने पर नाम घोषित हुआ, लता मंगेशकर। नाम सुनकर लेखक चकित हुआ और उसे एक संगति का अनुभव हुआ। उसे सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अद्भुत गायकी का दूसरा रूप, उनकी बेटी की कोमल आवाज में सुनाई दिया। यहाँ व्यक्तिगत अनुभव तुरंत कलात्मक पहचान में बदल जाता है। यहाँ एक छोटा रिकॉल चेक। लेखक ने लता को पहली बार किस स्थिति में सुना और उस स्वर की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? बीमारी के समय रेडियो पर, और स्वर सुनकर वह मंत्रमुग्ध तथा हैरान हो गया था। उत्तर में केवल बीमारी लिखना पर्याप्त नहीं, अद्वितीय स्वर और तन्मय सुनना भी जोड़ना। बिल्कुल। लेखक ये भी बताता है कि उसे लगता है वह बरसात से भी पहले के किसी चित्रपट का गाना रहा होगा। इसके बाद वह लगातार लता का गाना सुनता रहा। यह प्रसंग दिखाता है कि महान कला पहले तर्क से नहीं, अनुभव से पहचान में आती है। और लेखक की तुलना भी ध्यान देने योग्य है। वह नूरजहां के चित्रपट संगीत के पुराने दौर को स्वीकार करता है, लेकिन कहता है कि बाद में आई लता उसी क्षेत्र में उनसे कहीं आगे निकल गई। साथ में विलायत खां का उदाहरण आता है, जो अपने सितार वादक पिता से भी आगे चले गए। इस तुलना का उद्देश्य किसी कलाकार का अपमान करना नहीं है। लेखक पहले नूरजहां को अच्छी गायिका मानता है, फिर लता की विशिष्ट ऊंचाई बताता है। एग्जाम आंसर में इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कला के क्षेत्र में कभी कभी कोई कलाकार अपने पूर्ववर्ती या परंपरा से आगे जाकर नया मानदंड स्थापित करता है। अब सवाल है, लता का योगदान केवल उनकी अपनी लोकप्रियता तक सीमित क्यों नहीं है? लेखक के अनुसार लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता मिली और लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी बदला। यानी प्रभाव 2 स्तरों पर है, संगीत का प्रसार और संगीत की समझ में परिवर्तन। लेखक घरों में गाने वाले बच्चों का उदाहरण देता है। पहले भी बच्चे गाते थे, लेकिन अब वे स्वर में गुनगुनाते हैं। सुंदर स्वरमालाएं बार बार सुनने से सुनने वाला उनका अनुकरण करने की कोशिश करता है। इस तरह लता की गायकी ने नई पीढ़ी के संगीत संस्कार में योगदान दिया। स्वरमाला का अर्थ भी लिख लो। स्वरों का क्रमबद्ध समूह जिसमें बोल या शब्द नहीं होते। इस शब्द को गीत के बोल समझ लेना कॉमन मिस्टेक है।
लेखक कहना चाहता है कि ऐसे स्वर समूहों से लोगों का कान स्वर, मिठास और क्रम को पहचानने लगता है। और प्रभाव यही नहीं रुकता। अलग अलग प्रकार के संगीत सुनने से सामान्य लोगों का स्वर ज्ञान बढ़ता है। उन्हें सुरीलापन समझ में आने लगता है, विभिन्न लयों से परिचय होता है और लय की सूक्ष्मता भी धीरे धीरे पकड़ में आती है। लेखक इस पूरे परिवर्तन का श्रेय लता को देता है। तुम्हारा आंसर क्या रहा है? लता ने नई पीढ़ी को सीधे कोई संगीत पाठ पढ़ाया या उनके संगीत को सुनकर लोगों की अभिरुचि बनी? दूसरा विकल्प सही है। उनका प्रभाव सुनने के अनुभव से आता है। यही कारण है कि लेखक उन्हें सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक रुचि पैदा करने वाली शक्ति मानता है। अभी तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। लता की महानता व्यक्तिगत प्रतिभा के साथ सामाजिक प्रभाव में है। उनका संगीत घर घर पहुंचा, नई पीढ़ी के कानों को संस्कारित किया और संगीत को केवल विशेषज्ञों की वस्तु न रहने दिया। यह चैप्टर ओवरव्यू का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आते हैं उस शब्द पर जो पूरे पाठ की धुरी है, गानपन। सामान्य श्रोता को किसी गाने का राग या ताल तुरंत मालूम ना हो, फिर भी वह गाने की मिठास और असर अनुभव कर सकता है। लेखक के अनुसार जिस गाने में गानपन है, वही संगीत श्रोता को भीतर तक छूता है। गानपन को एक पंक्ति में ऐसे समझो, गाने का वह स्वाभाविक अंदाज जो सामान्य श्रोता को भी भाव विभोर कर दे। ये केवल कठिन राग, ताल या तकनीकी शुद्धता का नाम नहीं है। इसमें सुनने वाले तक पहुंचने वाली मिठास, भाव और प्रभाव शामिल है। तो क्या लेखक शास्त्रीय ज्ञान को महत्वहीन मानता है? नहीं, ऐसा लिखना गलत होगा। वह कहता है कि केवल शास्त्रीय बैठक का पक्कापन या ताल सुर का निर्दोष ज्ञान गानपन की गारंटी नहीं देता। संगीत की ताकत उसकी रंजकता और श्रोता से सुसंवाद साधने भी हो। यही डिस्टिंक्शन एग्जाम में बहुत काम आएगा। शास्त्रीय ज्ञान आधार या अस्थिपंजर जैसा है, लेकिन उसकी सुंदर अभिव्यक्ति प्रतिभाशाली कलाकार के तैलचित्र जैसी बनती है। लेखक का संकेत है कि ज्ञान को स्वर द्वारा सुसंगत और प्रभावी अभिव्यक्ति मिले, तभी वह पूर्ण कलात्मक अनुभव बनता है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या बताया गया है? उत्तर है गानपन। लेकिन सिर्फ कीवर्ड लिखकर आगे मत बढ़ना। उसके साथ मिठास, रंजकता, भाव संचार और सामान्य श्रोता पर प्रभाव का संबंध भी अब लता की गायकी की पहली प्रमुख विशेषता स्वरों की निर्मलता। निर्मलता का अर्थ यहाँ स्वर की साफ, शुद्ध, पारदर्शी और बिना अनावश्यक भारीपन वाली अनुभूति से है। लेखक को लगता है कि लता के जीवन दृष्टिकोण की निर्मलता उनके गायन में भी झलकती है। लेखक नूरजहां की अच्छी गायकी को स्वीकार करते हुए उनके गाने में मादक उत्तान की बात करता है। इसके विपरीत लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता दिखाई देती है। यहाँ तुलना का आधार केवल प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आवाज की प्रकृति और उससे पैदा। एक एग्जाम सेफ आंसर फ्रेम सुनो। लता की गायकी की विशेषताओं में स्वर की निर्मलता, कोमलता, मुग्धता, गानपन और नादमय उच्चार प्रमुख हैं। इन गुणों के कारण उनका गायन श्रोता को आकर्षित करता है और उसमें मिठास तथा भावात्मक गहराई आती है। अब नादमय उच्चार को कठिन शब्द न समझना। लेखक कहता है कि गीत के दो शब्दों के बीच का अंतर स्वरों के आलाप से सुंदर ढंग से भर जाता है। ऐसा लगता है कि दोनों शब्द धीरे धीरे विलीन होकर एक दूसरे में मिल रहे हैं। यही उच्चार को नादमय बनाता है। इस विशेषता में दो बातें साथ आती हैं, शब्द और स्वर। शब्द अलग अलग इकाइयां रहकर भी आलाप के कारण एक प्रवाह में जुड़ते हैं। लेखक के अनुसार इसे पैदा करना कठिन है, लेकिन लता के साथ यह सहज और स्वाभाविक लगता है। यही उनकी कला की विशिष्टता है। एक क्विक चेक। अगर प्रश्न हो कि लता के नादमय उच्चार की विशेषता क्या है, तो क्या केवल मधुर आवाज लिखोगे? नहीं, स्वरों के आलाप से शब्दों के बीच का अंतर भरना और शब्दों का एक दूसरे में विलीन होता हुआ लगना, ये दोनों पॉइंट्स जरूर लिखना। लता की गायकी का तीसरा बड़ा पक्ष है भाव और ध्वनि का संतुलन। अध्याय उन्हें केवल सुंदर आवाज वाली गायिका नहीं बनाता। उनके स्वर में गहराई है, उच्चार में नाद है और पूरे गाने में वो प्रभाव है जिसे लेखक गानपन कहता है। इसलिए उत्तर में केवल कोमलता लिखना अधूरा होगा। छोटा रिकैप।
अद्वितीय स्वर श्रोता को तुरंत आकर्षित करता है। गानपन गीत को सामान्य मनुष्य तक पहुंचाता है। निर्मलता स्वर को साफ और कोमल बनाती है। नादमय उच्चार शब्दों के बीच संगीतात्मक प्रवाह पैदा करता है। अब हम रस वाले हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। लेखक कहता है कि आम तौर पर माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होता है, लेकिन यहाँ लेखक सहमत नहीं है। उसका अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया जितना मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति वाले गानों के साथ किया। यहाँ एक सटल पॉइंट है। अध्याय के संक्षिप्त ओवरव्यू में करुण रस की पहचान का उल्लेख मिलता है, लेकिन मूल विचार में लेखक इस बात पर अपनी असहमति रखता है। इसलिए आंसर में दोनों स्तरों को संतुलित रखना, करुण रस के बारे में सामान्य धारणा और कुमार गंधर्व का व्यक्तिगत मत। लेखक के अनुसार मध्य या ध्रुतलय वाले मुग्ध श्रृंगार व्यक्त करने वाले गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। ध्रुतलय तेज लय को कहते हैं। स्रोत में लय के 3 प्रकार भी बताए गए हैं: विलंबित लय धीमी, मध्य लय बीच की और ध्रुतलय तेज। ध्यान रहे, प्रश्न यही पूछता कि तुम्हें व्यक्तिगत रूप से कौन सा रस पसंद है। वह पूछता है कि कथन से तुम कहाँ तक सहमत हो। इसलिए पहले लेखक का मत लिखो, फिर अपनी सहमति या असहमति का तर्क दो, और अंत में यह मानो कि गायन की अनुभूति श्रोता लेखक एक कमी की ओर भी संकेत करता है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है और संगीत निर्देशक कभी कभी उन्हें आवश्यकता से अधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं, जिससे वे अकारण चिल्लाती हुई प्रतीत हो सकती हैं। लेखक यह दोष पूरी तरह लता का नहीं मानता। यही रिस्पॉन्सिबल रीडिंग है। किसी महान कलाकार की प्रशंसा करते हुए लेखक उसकी सीमाएं भी बताता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि कमी लता की है या संगीत निर्देशकों की, यह निश्चित कहना कठिन है। एग्जाम में इस नुआंस को छोड़कर कठोर निर्णय अब तुम्हारी बारी। करुण रस और श्रृंगार रस वाले गानों के बारे में लेखक का मत 2 वाक्यों में बोलकर देखो। पहला वाक्य सामान्य धारणा का, दूसरा लेखक की असहमति और श्रृंगार की उत्कट अभिव्यक्ति का। उत्तर याद करने के बजाय कारण सहित बनाओ। अब एक बड़ा प्रश्न, शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है? लेखक इस प्रश्न को ही प्रयोजनहीन कहता है, क्योंकि उसके अनुसार शास्त्रीय और चित्रपट संगीत की सीधी तुलना नहीं हो सकती। दोनों के उद्देश्य, रचना प्रक्रिया, लय और प्रस्तुति के ढंग अलग है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव मानी गई है, जबकि चित्रपट संगीत का मुख्य गुण चपलता और तेज गति बताया गया है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का और आसान लयकारी वाला होता है। शास्त्रीय संगीत में ताल अधिक परिष्कृत रूप में मिलता है। चित्रपट संगीत में गीत और आघात को अधिक महत्व मिलता है। वहां सुलभता और लोच को आगे रखा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि चित्रपट संगीत सरल होने के कारण कम कलात्मक है। उसका तंत्र अलग है और उसी अलग तंत्र में प्रभावी तथा सुंदर अभिव्यक्ति की चुनौती होती है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और लेखक के अनुसार यह जानकारी लता के पास निसंशय थी। यानी दोनों संगीत रूप अलग हैं, फिर भी शास्त्रीय प्रशिक्षण चित्रपट गायन को गहरा। इसे कंपैरिजन टेबल की तरह नहीं, कंपैरिजन लॉजिक की तरह याद करो। शास्त्रीय संगीत का मूल्य उसकी गंभीर और परिष्कृत प्रस्तुति से जुड़ता है। चित्रपट संगीत सुलभ, लचीला और चपल हो सकता है, फिर भी दोनों में स्वर, लय, भाव और श्रोता तक पहुंचने की क्षमता महत्वपूर्ण रहती है। क्या 3 मिनट का चित्रपट गीत 3 घंटे की शास्त्रीय महफिल के बराबर हो सकता है? लेखक का उत्तर समय की लंबाई से नहीं, कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य से जुड़ा है। वह मानता है कि लता के 3 मिनट के गीत में लंबी महफिल का रस सघन रूप में आ सकता है। यहाँ लेखक सुंदर उपमा देता है। जैसे विस्तृत लेख किसी जीवन रहस्य को खोलता है और वही रहस्य छोटे सुभाषित या कहावत में संक्षेप में सुंदरता से आ सकता है, वैसे ही लंबी महफिल का रस छोटे चित्रपट गीत में संपूर्णता से अनुभव किया जा सकता है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, शास्त्रीय और चित्रपट संगीत की तुलना न करने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, दोनों की प्रकृति और प्रस्तुति अलग है।
लेकिन इसका मतलब श्रेष्ठ और हीन तय करना नहीं है। लेखक दोनों के कलात्मक आनंद को अलग संदर्भों में स्वीकार करता है। अब हम उस विचार पर आते हैं जो दोनों संगीत रूपों को जोड़ता है, रंजकता। लेखक कहता है कि शास्त्रीय संगीत भी यदि रंजक न हो तो नीरस और अनाकर्षक लगेगा। केवल नियमों की शुद्धता श्रोता को आनंद नहीं देती, प्रस्तुति में आकर्षण और संवाद भी चाहिए। रंजकता का मर्म क्या है? रसिक वर्ग के सामने संगीत को किस ढंग से प्रस्तुत किया जाए, उसकी बैठक कैसे बने और श्रोताओं से सुसंवाद कैसे स्थापित हो। इसलिए रंजकता केवल हल्कापन नहीं है, ये कला को श्रोता के अनुभव में जीवन बनाने की क्षमता है। लता के गीत में लेखक स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम देखता है। तीनों का संतुलित मेल गाने को संपूर्ण कलाकृति बनाता है। यदि स्वर सुंदर हो लेकिन शब्दार्थ और लय का मेल न हो तो अभिव्यक्ति उतनी प्रभावी नहीं बनेगी। यहाँ मैं एक कॉमन मिस्टेक रोकूंगी। त्रिवेणी संगम को तीन अलग अलग गाने या तीन गायकों का मेल मत समझना। इसका अर्थ है एक ही गाने में स्वर, लय और शब्दार्थ का कलात्मक मिलन। यही मिलन गीत को पूर्ण और रसपूर्ण बना। लेखक का अस्थिपंजर और तैलचित्र वाला उदाहरण भी इसी बात को समझाता है। शास्त्रीय ज्ञान शरीर के ढांचे जैसा आधार है, लेकिन प्रतिभाशाली कलाकार की सुसंगत स्वर अभिव्यक्ति उसे जीवंत सौंदर्य देती है। नॉलेज आवश्यक है और उसका कलात्मक रूपांतरण भी उतना ही आवश्यक है। अब तक का रिकैप करो। गानपन सामान्य श्रोता को जोड़ता है। रंजकता संगीत को आकर्षक बनाती है। त्रिवेणी संगम स्वर, लय और शब्दार्थ का मेल है। और कलात्मक मूल्य केवल अवधि या शास्त्रीय नियमों से नहीं, आनंद देने की क्षमता। इस बिंदु पर एडजी का उपयोग स्वाभाविक रूप से कर सकते हो। अगर तुम्हें गनपन और रंजकता का अंतर अभी भी अस्पष्ट लगे तो एडजी को एग्जैक्ट डाउट की तरह पूछो, गानपन और रंजकता में पाठ के आधार पर क्या संबंध है। फिर उत्तर पढ़कर अपनी भाषा में 2 पंक्तियां लिखो। और अब बदलती संगीत अभिरुचि पर लौटते हैं। लेखक कहता है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, बल्कि सुधार दिए। लोग अब केवल शास्त्र शुद्धता से संतुष्ट नहीं होते, वे सुरीला और भावपूर्ण गाना भी चाहते हैं। यह सामाजिक रुचि में आया प्रभावशाली मोड़ है। चित्रपट संगीत की एक शक्ति उसकी लचकदारी है। उसका तंत्र, मान्यताएं और मर्यादाएं शास्त्रीय संगीत से अलग हैं, इसलिए उसमें नवनिर्मिति की गुंजाइश बहुत है। संगीत निर्देशक शास्त्रीय रागदारी के साथ विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों का भी उपयोग करते हैं। स्रोत में जिन लोक परंपराओं का उल्लेख है, उन्हें ध्यान से सुनो। राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, पहाड़ी, कृषि गीत और ब्रज भूमि के मधुर गीत। इनका उपयोग केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि विशेष वातावरण और भाव पैदा करने। उदाहरण के रूप में पंजाबी लोकगीतों में धूप का कौतुक, राजस्थान के गीतों में वर्षा की याद, पहाड़ी गीतों में घाटियों की प्रतिध्वनि, कृषि गीतों में ऋतु और खेती के काम तथा ब्रज गीतों में सहज मधुरता दिखाई गई है। ये सभी संगीत के विस्तृत क्षेत्र को दर्शाते हैं। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां अभी भी बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जो अलक्षित, असंशोधित और पहले पूरी तरह सामने न आया हुआ है। चित्रपट संगीत नए स्रोतों की खोज और उपयोग से लगातार विकसित होता रहता है। अब लता के संगीत क्षेत्र में स्थान पर ध्यान दो। लेखक उन्हें चित्रपट संगीत क्षेत्र की अनभिषिक्त सम्राज्ञी कहता है। कई अन्य पार्श्व गायक और गायिकाएं होने के बावजूद उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक बताई गई है और लोकप्रियता का शिखर लंबे समय तक अचल रहा। अनभिषिक्त का अर्थ है बिना औपचारिक ताज या राज्याभिषेक के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली। इसे केवल ग्लैमरस टाइटल की तरह मत लिखना। लेखक का आशय है कि लता की लोकप्रियता और प्रभाव ने उन्हें स्वयं ही सर्वोच्च प्रतिष्ठा दिलाई। उनकी लोकप्रियता भारत के कोने कोने तक पहुंची और विदेशों में भी लोगों ने उनके गाने को उत्साह से सुना। लेखक इसे चमत्कार मानता है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर प्रभाव बनाए रखना आसान नहीं, इसलिए लता का ऐतिहासिक स्थान विशिष्ट बताया गया है। अब अभ्यास प्रश्नों की तैयारी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न गानपन से जुड़ा है। इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है? स्रोत सीधे अभ्यासों की सूची नहीं देता, इसलिए
उत्तर में पाठ के संकेतों से तर्क बनाना होगा। कोई मनगढ़ंत गायन पद्धति नहीं जोड़नी। उत्तर का ढांचा हो सकता है स्वर, लय और शब्दार्थ की समझ विकसित करना, संगीत की विविध शैलियां ध्यान से सुनना, स्वरों की सूक्ष्मता, सुरीलापन और लय पहचाना, फिर भावपूर्ण तथा श्रोता संवादी अभिव्यक्ति का अभ्यास करना। यह पाठ आधारित इन्फ्रेंस है, अलग से जोड़ी गई जानकारी नहीं। दूसरा प्रश्न लता की गायकी की विशेषताओं पर है। उत्तर में अद्वितीय स्वर, गानपन, स्वरों की निर्मलता, कोमलता, मुग्धता और नादमय उच्चार लिखो। फिर नादमय उच्चार को समझाने के लिए शब्दों के बीच आलाप से बनने वाले प्रवाह का। तीसरे प्रश्न में करुण और श्रृंगार रस का संतुलित उत्तर चाहिए। पहले सामान्य धारणा बताओ कि करुण रस लता के गानों में प्रभावशाली माना जाता है। फिर कुमार गंधर्व की असहमति लिखो कि उनके अनुसार लता ने मुग्ध श्रृंगार वाले मध्य या द्रुतलय के गाने अधिक उत्कटता से गाए। चौथे प्रश्न में वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में कथन स्पष्ट करना है। स्रोत के आधार पर उत्तर में संगीत की विविध परंपराओं, लोकगीतों के उपयोग, नव निर्मिति की गुंजाइश और लगातार विकसित होते चित्रपट संगीत की बात रखो। वर्तमान पर अपनी बात लिखते समय स्रोत से बाहर के उदाहरण मत गढ़ना। पांचवें प्रश्न का केंद्र है आरोप कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। कुमार गंधर्व इससे असहमत है। उनके अनुसार चित्रपट संगीत ने लोगों को सुरीले और भावपूर्ण संगीत से परिचित कराया, संगीत की सूक्ष्मता समझने की क्षमता बढ़ाई और अभिरुचि को सुधारा। छठे प्रश्न में दोनों संगीतों के महत्व का आधार पूछा गया है। कुमार गंधर्व के अनुसार अंततः यह देखना उचित है कि कोई गाना रसिक को कितना आनंद देता है। अपनी राय में तुम कह सकते हो कि शास्त्रीय ज्ञान महत्वपूर्ण है, पर भावपूर्ण और रंजक अभिव्यक्ति के बिना संगीत अधूरा अनुभव हो सकता है। अभ्यास वाले विचार विमर्श में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या शास्त्रीय गायकों को चित्रपट संगीत से भी कुछ सीखना चाहिए? पाठ के आधार पर चर्चा का उत्तर खुला रखा जा सकता है। चित्रपट संगीत की सुलभता, लचकदारी और श्रोता से सुसंवाद एक सीख हो सकती है, जबकि शास्त्रीय अनुशासन अपनी जगह महत्वपूर्ण है। We are entering the final section now. अपने मन में 5 कीवर्ड्स बोलो। अद्वितीय स्वर, गानपन, निर्मलता, नादमय उच्चार और रंजकता। फिर 2 बड़े प्रभाव जोड़ो। चित्रपट संगीत की लोकप्रियता और नई पीढ़ी की संगीत अभिरुचि का विकास। यही चैप्टर्स। आज हमने समझा कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर में लता की महानता केवल लोकप्रियता नहीं, बल्कि अद्वितीय स्वर, गानपन, निर्मलता, कोमलता और नादमय उच्चार में है। उन्होंने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया और नई पीढ़ी की संगीत अभिरुचि को संस्कारित किया। कॉमन मिस्टेक याद रखो, शास्त्रीय और चित्रपट संगीत को सीधे श्रेष्ठ या हीन मत लिखना। उनकी प्रकृति अलग है और दोनों का महत्व रंजक तथा आनंददायक अभिव्यक्ति से जुड़ता है। अब छोटी चैलेंज है, बिना देखे 6 अभ्यास प्रश्नों में से किसी 2 के उत्तर ढांचे बोलकर लिखो, फिर एडजी में अपने एग्जैक्ट डाउट से उन्हें जांचो। मैं गौरव और स्वाति आपसे फिर मिलेंगे। शांति से पढ़ो, तर्क से लिखो और अपने शब्दों में समझकर आगे बढ़ो।